हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीएफ विड्रॉ का जो फुल प्रोसेस है वो क्या है। जैसे कि यूएन और पासवर्ड कैसे हम एक्टिवेट करते हैं, केवाईसी क्या होता है और इसे हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, आधार ओटीपी जरूरी है या नहीं जरूरी है पीएफ विड्रॉ के लिए। उसके बाद चलते हैं आगे दोस्तों, एग्जिट डेट हम रिजाइन देने के बाद जो है हमारे पीएफ पोर्टल पे एग्जिट डेट मार्क हो जाता है। अगर हम रिजाइन नहीं दे पाते हैं किसी वजह से तो हम पीएफ का पूरा पैसा या कोई भी विड्रॉ कैसे कर सकते हैं और पीएफ विड्रॉ के कौन कौन से फॉर्म्स आते हैं और कौन से फॉर्म हम कौन से विड्रॉ के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा पीएफ विड्रॉ से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आप कभी भी कोई भी विड्रॉ करेंगे तो आपका कभी भी कोई भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूएन क्या होता है। दोस्तों जब आप कोई कंपनी में काम करते हैं तो आपका पीएफ कटना स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे आपको पेमेंट स्लिप पे आपका एक यूएन नंबर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये पासवर्ड जो होता है, पासवर्ड आपका जनरेट नहीं होता है। पहले सबसे पहले आपको अपना यूएन एक्टिवेट करना होता है। जब आप यूएन एक्टिवेट कीजिएगा तो उस टाइम आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। तो दोस्तों यूएन पासवर्ड क्रिएट करने के बाद ही आपका यूएन एक्टिव हो जाता है और 24 घंटे के बाद आप ईपीएफओ पोर्टल पे जो अपने यूएन और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर बात करते हैं कोई भी विड्रॉ की, मान लीजिए आपको कोई भी विड्रॉ करना है तो दोस्तों उसके लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है। तो दोस्तों कोई भी विड्रॉ के लिए सबसे पहले आपका जरूरी होता है केवाईसी। केवाईसी क्या है? नो योर कंज्यूमर। तो दोस्तों केवाईसी में 3 चीज़ जो है आपका मैंडेटरी होता है, यानी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये तीनों आपका जो कंप्लीट नहीं हो तो आप कोई भी विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट उसमें ऐड करना पड़ता है। उसके बाद जो पैन नंबर है आपका, पैन कार्ड, वो अपना ऐड करना पड़ता है और आधार नंबर यानी आपका आधार कार्ड अपडेट करना पड़ता है। दोस्तों ये तीनों चीज़ अपडेट होने के बाद 15 से 20 दिन जाता है आपका केवाईसी अपडेट होने में। जब आपका केवाईसी वेरीफाई कर दिया जाएगा, पैन, बैंक और आधार तीनों, तो आप कोई भी विड्रॉ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि जब आप केवाईसी अपडेट करते हैं तो दोस्तों पैन और आधार पे जो नेम है ना, सेम नेम आपका होना चाहिए। अगर चेंजिंग रहेगा तो भी आपका जो फॉर्म है, क्लेम फॉर्म कोई भी है, वो आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों केवाईसी के बारे में आप समझ गए कि उसके बाद दोस्तों चलते हैं आधार ओटीपी। दोस्तों आधार ओटीपी क्या होता है? जब आप पीएफ विड्रॉ करने जाते हैं ना तो आपके लिए बहुत जरूरी होती है। विड्रॉ करने से पहले आपके आधार कार्ड से जो आपका मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो भी आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आप विड्रॉ करने से पहले ये सारी चीज़ तैयारी कर लीजिएगा। आपका जो आधार ओटीपी है यानी आपका आधार नंबर आपके मोबाइल से लिंक करवा लीजिए। अगर नहीं लिंक है तब तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाता है एग्जिट डेट। दोस्तों एग्जिट डेट क्या होता है? जैसे आप कंपनी में काम करते हैं, काम करने के बाद आप काम छोड़ देते हैं, रिजाइन कर देते हैं या तो बिना रिजाइन किए हुए काम छोड़ देते हैं। तो दोस्तों पहले क्या फैसिलिटी था कि एग्जिट डेट आप बिना रिजाइन दिए हुए जो पूरा जो है पीएफ विड्रॉ का पैसा नहीं निकाल पाते थे, सिर्फ फॉर्म 31 कुछ एडवांस पैसा निकाल सकते थे। लेकिन एग्जिट डेट मार्क करने के बाद आप पीएफ विड्रॉ का पूरा पैसा अमाउंट जो है विड्रॉ कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें रिजाइन मारने के बाद जो है फर्स्ट अगर आप रिजाइन देते हैं तो भी आपका जो है एग्जिट डेट आपके कंपनी द्वारा मार्क कर दिया जाता है और आप पीएफ विड्रॉ का जो भी है पूरा अमाउंट निकाल सकते हैं। अगर आप नया फैसिलिटी आया है ईपीएफओ पोर्टल पे, अगर आपका एग्जिट डेट नहीं मार्क है या किसी भी रीजन से हो, या तो आपका कंपनी जो है आपका एग्जिट डेट जानबूझ के मार्क नहीं किया हो या तो आप रिजाइन दिए ही ना हो, तो आप खुद से भी वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, आप एग्जिट डेट मार्क कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी अच्छी खासियत है। तो एग्जिट डेट मार्क करने के बाद आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप पूरा पीएफ विड्रॉ का पैसा जो है टोटल निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं विड्रॉ फॉर्म के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप काफ़ी ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे है फॉर्म 31। दोस्तों फॉर्म 31 क्या है? फॉर्म 31 आप पीएफ एडवांस अगर निकालते हैं, पीएफ एडवांस आप जैसे मान लीजिए काम कर ही रहे हैं कंपनी में, आप रिजाइन नहीं दिए हैं और उस टाइम आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी पैसों की और आप चाहते हैं कि जो हमारा पीएफ कंट्रीब्यूशन कट रहा है वहाँ से हम कुछ पैसा ले, तो आप पीएफ फॉर्म 31 जो है भर के आप कुछ पैसा यानी अगर आप इलनेस यानी कोई बीमारी का रीजन देते हैं तो आपका सिर्फ आपका जितना पैसा कटा है वो पूरा टोटल 100% आपका दे सकता है, लेकिन आपका पेंशन अमाउंट नहीं मिलेगा। और दोस्तों तो फॉर्म 31 पीएफ एडवांस के लिए आता है। उसके बाद आता है दोस्तों फॉर्म 19। तो दोस्तों फॉर्म 19 क्या है?
फॉर्म 19 दोस्तों जब भी आप फिलअप करते हैं तो उसके साथ फॉर्म 10C भी भरना पड़ता है पीएफ का टोटल अमाउंट के लिए। तो दोस्तों फॉर्म 19 जो है आपका जो भी पार्ट कटा है पीएफ का वो टोटल अमाउंट अगर आप निकालना चाहें तो फॉर्म 19 उसके लिए आता है। और दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं फॉर्म 10C। फॉर्म 10C आता है आपके पेंशन अमाउंट के लिए, ठीक है। तो फॉर्म 19 और फॉर्म 10C अगर आप फिलअप करते हैं तो आपका पूरा पीएफ विड्रॉ जो है आपका पूरा पैसा आ जाता है। तो दोस्तों फॉर्म 31, फॉर्म 19 और फॉर्म 10C जो आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन जब भी आप फॉर्म 19 भरिएगा ना तो उसके साथ साथ फॉर्म 10C भी भरिए, उसके बाद ही, नहीं तो उस रीजन से आपका रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ, कई लोग क्या पूछते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि अगर आप कोई कंपनी में जॉब करते हैं वहाँ पे 6 महीने यानी 6 महीने से पहले आपका जॉब छोड़ देते हैं तो क्या होता है ना, आपका जो पैसा कटा है 6 महीने का सिर्फ वही मिल पाएगा, आपका पेंशन अमाउंट डूब जाएगा यानी नहीं मिलेगा आपको। अगर 6 महीने से ज़्यादा वर्क किया है तो आपका दोनों पार्ट, आपका भी पैसा और पीएफ जो आपके कंपनी जमा किए हैं एम्प्लॉयर शेयर, वो भी आपको दोनों पार्ट जो है मिल जाता है। तो एक बात और आती है कि जो ये फॉर्म 10C है ना, आपका पेंशन का जो अमाउंट है, अगर आप 10 साल से ज़्यादा वर्क करते हैं ना तो भी आपको वो नहीं निकल पाएगा, तब वो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा वो पैसा 10 साल से ज़्यादा अगर ओवर हो गया तो दोस्तों अगर आप अपना पैसा निकालना चाहते हैं पेंशन वाला तो 10 साल से पहले ही आपका निकल पाएगा। अगर 10 साल से ओवर हो जाएगा तो वो नहीं निकल पाएगा, आपको पेंशन के रूप में 2000 या 4000 जो पर मंथ मिलेगा, ठीक है। और पेंशन के लिए जो ये फॉर्म 10D है, अगर आप 58 ईयर से अबव हो चुके हैं तो आपके पेंशन के लिए ये फॉर्म 10D फॉर्म भरिए, वहाँ से आपका पेंशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसका एज लिमिट है 58 ईयर जो है उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो आप पूरी तरह से ये पूरा समझ गए होंगे कि फॉर्म 31, फॉर्म 19, फॉर्म 10C और फॉर्म 10D जो कि पेंशन के लिए है। तो दोस्तों इतना समय फॉर्म समझने के बाद अब नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं चेकबुक और पासबुक। दोस्तों एक चीज़ और आता है, आप जब विड्रॉ करने जाते हैं तो वहाँ पे चेकबुक जिस पे नेम प्रिंट होना चाहिए वो भी आपको रेडी करना होता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं चेकबुक, ठीक है। तो आपका जो ये बैंक अकाउंट दिया है ना उसी का जो चेकबुक होना चाहिए जिस पे आपका नेम प्रिंटेड होना चाहिए, वो आपको एक फ़ोटो लगेगा, उसको एक क्लीन मोबाइल में फ़ोटो खींच लीजिए और आप जब भी विड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आता है आपके चेकबुक अपलोड का, तो वहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए। अगर आपके पास चेकबुक नहीं है तो पासबुक का फ्रंट पेज जिस पे आपका नाम क्लियरली दिख रहा हो तो आप पासबुक भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन बेटर चेकबुक ही होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों और जो चेकबुक जमा कर रहे हैं वो ये वाले बैंक अकाउंट जो आप KYC में वेरीफाई कराए हैं वो आपका जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं TDS। तो दोस्तों TDS क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे 15G और 15H आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों 15G जो फॉर्म है, अगर आपका अमाउंट 50,000 से ऊपर है और आपका सर्विस ईयर यानी वर्क जो किए हैं वो 5 साल से कम है और आप विड्रॉ कर रहे हैं तो उस टाइम में आपको 15G फॉर्म भरना होता है अपना TDS बचाने के लिए। अगर आप 15G फॉर्म नहीं भरते हैं तो 10 से 12% तक जो है आपका TDS डिडक्ट कर लिया जाता है कोई भी विड्रॉ फॉर्म से, तो आपको 15G भरना पड़ेगा। अगर आपका अमाउंट 50,000 से कम है तो आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। और दोस्तों ये 15H जो फॉर्म है ना, ये सीनियर सिटीजन के लिए है। अगर आपका एज जो है 60 से अबव है तब आपके लिए ये 15G ना होकर आपके लिए ये 15H फॉर्म आता है, जिससे आपका TDS अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है तो आपका इनकम टैक्स जो है नहीं कटेगा। कि अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 15H भरिए, अगर उससे कम एज है आपका तो आप 15G, आपके लिए 15G आता है। तो दोस्तों ये सारे चीज़ आपको समझ में आ गए होंगे। इतना सब कंप्लीट करने के बाद जो है आप विड्रॉ करने के लिए जाइए और अगर आप पीएफ एडवांस निकालना चाहते हैं तो वो एडवांस निकाल सकते हैं फॉर्म 19 और 10C, जो कि पीएफ विड्रॉ का पूरा अमाउंट इन दोनों फॉर्म से आपका निकल जाता है। और फॉर्म 10D जो है पेंशन के लिए है, अगर आप पेंशन के लिए एलिजिबल है तो आप फॉर्म 10D भर के आपका पेंशन स्टार्ट करवा सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और टिप बता देता हूँ, जैसे ही आपका जो पीएफ का अमाउंट जो कटता है ना, पैसा कटता है तो क्या होता है आपके अकाउंट से, यानी आप जो वर्क कर रहे हैं तो आपके अमाउंट से कुछ कटता है और जितना आपका पैसा, मान लीजिए मेरा 1000 रुपया कट रहा है, ठीक है, तो 1000 कंपनी भी जमा करती है। लेकिन आप देखते होंगे कि जब आप पीएफ का पासबुक डाउनलोड करेंगे तो वहाँ 3 अमाउंट में जो है तीन पार्ट में जो पैसा कटता है। पहला जो आपका कटा होता है, दूसरे में जो होता है जो कंपनी जमा करती है उसका कुछ भाग, और मान लीजिए मेरा 1000 कटा, ठीक है, तो कंपनी भी यहाँ पे 1000 जमा करी, यानी जो कंपनी जमा करी उसमें से आधा पैसा यहाँ पे पेंशन अनुदान में चला जाता है, वहाँ से कुछ पैसा पेंशन अनुदान में चला जाता है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में करता है। तो आप जब भी पासबुक देखते हैं तो ये फर्स्ट वाले कॉलम में जो रहता है वो आपका अमाउंट रहता है जो कटा है आपका पैसा, जिसे आप फॉर्म 19
के द्वारा निकाल सकते हैं और फॉर्म 31 के द्वारा भी आप अपना पैसा निकाल सकते हैं जो खुद का कटा है। और उसके बाद जो ये सेकंड पार्ट आता है, इसमें जो हो जाता है आपका कंपनी का जो कटा वो और कुछ उसी का जो कंपनी का कटा उसका ही कुछ पार्ट जो है पेंशन अनुदान में चला जाता है। इस तरह से जो है आपके पासबुक में रहता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा और KYC कितना इंपॉर्टेंट है। आधार OTP भी आपको अपडेट करके रखनी होगी अगर आप कोई विड्रॉ करते हैं तो। और दोस्तों आपका जो है एग्जिट डेट भी मार्क होना चाहिए अगर आप पूरा अमाउंट निकालना चाहते हैं। एग्जिट डेट नहीं मार्क है तो आप सिर्फ फॉर्म 31 निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं चेकबुक और पासबुक के बारे में भी बता दिया हूँ जिस पे नेम प्रिंटेड होना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप 15G अपलोड करते हैं या 15H अपलोड करते हैं तो उसका साइज जो है 1 MB के अंदर होना चाहिए। दोस्तों इस तरह से पूरा चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ आपको समझ में नहीं आया या कुछ क्वेश्चन है हमसे तो आप हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। और दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम लाते रहते हैं इसी तरह के नए नए टेक रिलेटेड वीडियोज और हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।